सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हमने आपसे वादा किया है कि लोकसभा चुनाव तक पूरे 400 दिन तक हम आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे और उस काउंटडाउन का आज 382वां दिन है। लोकसभा चुनावों के मुद्दे पर की धार दी जा रही है। ऐसा ही एक मुद्दा असम में इन दिनों गूंज रहा है। जी हां, बात हो रही है बाल विवाह के खिलाफ एक्शन और एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। असम की सरकार बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर कानून का कोड़ा चला रही है, जबकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूर्वोत्तर में होने वाले चुनावों के मद्देनजर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है। तो यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको। एक गैर कानूनी प्रथा पर कानून का कोड़ा चला तो चंद लोगों में उबाल आ गया। वो निकल आए सड़कों पर कानून को कुचलने के लिए। उनकी त्योरियां चढ़ गई। वो नारे उछालने लगे, पोस्टर लहराने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे। ऐसा बवाल मचाया कि देखते ही बनता है। ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले से आई हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। धुबरी में हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये तमरहाट इलाके की तस्वीरें हैं। बाल विवाह कानून तोड़ने पर कई गिरफ्तारियां हुई तो पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन तेज कर दिया, थाने का घेराव करने लगे। सिर्फ धुबरी में ही पुलिस ने करीब 375 एफआईआर दर्ज की है और वहां करीब 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हेमंता सरकार की ऐसी कार्रवाई असम के कई हिस्सों में हुई है और कार्रवाई के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। 3 फरवरी से हेमंता बिस्वा सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। 2250 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। काली रातिपुৱাৰ পৰা नेक्स्ट 6-7 दिन হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব। গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাৱজ্জীৱন। बाल विवाह करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनके परिजनों की भी गिरफ्तारी हो रही है। जिन्होंने बाल विवाह होने दिया या कराया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने बाल विवाह कराने में अहम भूमिका निभाई है। बाल विवाह कानून लागू होते ही सबसे ज्यादा विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारी, बारपेटा में 128 गिरफ्तारी, धुबरी में 127, बक्सा में 123, होजाई में 112 और नगांव में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे असम में हेमंता सरकार का कानूनी डंडा चला है। बाल विवाह करने और कराने वालों के खिलाफ पुलिस 4000 से ज्यादा एफआईआर अब तक दर्ज कर चुकी है और कड़ी कार्रवाई जारी है। लेकिन यह मामला अब सियासी रंग ले चुका है। हेमंता बिस्वा इस कुप्रथा पर करारी चोट की कसम खा रहे हैं तो विरोधी उनके एक्शन को मुस्लिम द्वेष बता रहे हैं। 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। मसला इसलिए भी सियासी रंग ले रहा है क्योंकि असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। सियासी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को ढाल बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की है। वैसे भी 2024 के चुनाव के पहले पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जब तक चुनाव होने हैं तब तक ये मुद्दा पूर्वोत्तर की सियासत में छाया रहेगा। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदू मुसलमान के अलावा राजनीति में जिस मुद्दे पर रण मचा हुआ है उसमें एक बड़ा मुद्दा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी। कांग्रेस समेत विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार अडानी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि अडानी की वजह से हिंदुस्तान की आवाम को आर्थिक नुकसान हुआ है।
सरकार सफाई दे रही है, मगर कांग्रेस जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे पर वाट पलटवार देखा जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अदानी के शेयरों में गिरावट है। विपक्ष कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में बड़े संकट की आहट है और बाजार के उतार चढ़ाव से पैसा लगाने वालों में घबराहट है। यही वजह है कि सरकार अपने बयान से जनता को विश्वास दिला रही है, हालात पूरी तरह से निगरानी में होने की बात कह रही है। Not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि LIC और बैंकों का जो पैसा अदानी की कंपनियों में लगा है, क्या वो डूब जाएगा और क्या आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विपक्षी नेता इसे लेकर बार बार सरकार को घेर रहे हैं, अदानी के मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। As regards the loss, that's a share market valuation loss. That is not the loss of any individuals or people's wealth. Investment in shares and stocks go up, go down. The financial institutions have already clarified that their money is absolutely secure and safe. The two principal organizations, LIC and State Bank, have both come out with details. And I think it's a matter of a private company. सरकार की तरफ से कोई सारे ठोस कदम उठाया गया है, लोग ये सुनना चाहते हैं। इसके बदले, इसके बजाय हमारे वित्त मंत्री खुद अदानी ग्रुप की पैरोवी करने मैदान में उतर गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही गौतम अदानी ग्रुप की केंद्रीय संस्थाएं निगरानी कर रही है, अदानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की जानकारी ले रही है। उधर सरकार विपक्षी नेताओं के हंगामे को गलत बता रही है, बाजार की स्थिति को पूरी तरह से मजबूत बता रही है। SBI, LIC, वित्त मंत्री, RBI सबने इस पे अपनी बात कह दी है और बड़ा स्पष्ट कर दिया है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और राष्ट्रपति भाषण और बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये है कि मैं खुद ही खाऊंगा, दूसरे को नहीं खाने दूंगा, यही है। और दूसरों में वो सब जो कि मोदी शाह जी के चहते नहीं हैं, टैक्स रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, फायदा पहुंचाया जाता है, उसमें ये गौतम अडानी जी का भी यही प्रकरण है। जिन्होंने पैसा लगाया अडानी के शेयर बाजार में, उनके साथ उनका की सहानुभूति नहीं है। उनका जो पैसा लगा था उन्होंने निकाल लिया होगा। कुल मिलाकर सरकार भले ही लोगों और निवेशकों को भरोसा दिला रही है, लेकिन निवेशकों के मन में अदानी ग्रुप को लेकर आशंकाएं हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर आरोपों की बौछार हो रही है, सियासत भी जोरदार हो रही है। आज तक ब्यूरो। और अब बात बिहार की। बिहार में समाधान यात्रा के जरिए नीतीश कुमार अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं, मगर कई जगह पर नीतीश का जोरदार विरोध देखा जा रहा है। नीतीश कुमार जब कटिहार से निकले तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार उनकी समस्याएं सुन ही नहीं रहे हैं। इधर लोग नाराज दिखे तो अपनी ही पार्टी की खींचतान से जेडीयू में हड़कंप मचा है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में घमासान मचा है। कोई नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, कोई जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है। यह भी हैरान करने वाली बात है कि समाधान यात्रा तो है नीतीश कुमार की, मगर लोग नारा लगा रहे हैं मोदी के नाम का।
नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखिए। लोग नीतीश के नाम से उबल रहे हैं। लोगों ने नीतीश की समाधान यात्रा का पोस्टर हाथ में लिया और टूट पड़े। विरोध करने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जो प्राइमरी विद्यालयों में खाना बनाती हैं। महिलाएं नीतीश कुमार से मिलना चाहती थी कि उन्हें एक दिन के खाना बनाने का मेहनताना सिर्फ 50 रुपए मिलता है। वो चाहती थी कि सीएम से मिलकर वो इस मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव रखें, मगर नीतीश कुमार तो मिले ही नहीं, और नीतीश नहीं मिले तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खाना बना के खिलाते 50 रुपया दिन में खाना बनाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। आज नीतीश कुमार हमरा से नहीं रहा। जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ेगा तो क्या पुलिस लोग जाएगा जब वोट देने लिए हम लोग। पुरुष इसलिए नाराज थे कि उनके इलाके में न बिजली है, न अस्पताल, न स्कूल। नीतीश जी को इस रास्ते से गुजरना था, इसलिए आनन फानन में बिजली के खंभे लगा दिए गए, बल्ब लगा दिए गए। लोग मिलकर नीतीश से अपनी व्यथा साझा करना चाहते थे, मगर नीतीश तो मिले ही। कब से ये काम हो रहा था? बहुत दिन से, जब से यहाँ आने का खबर चला पूरा, तब से बनाया गया ये सब। पहले से अभी लगा लाइट नहीं। नीतीश से एक तरफ जनता नाराज है तो दूसरी ओर नीतीश की खुद की पार्टी में भी हड़कंप मचा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, मगर जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को किनारे लगाए बैठी है। जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की मंशा पर सवाल उठा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की बताइए कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई बार बेतकल्लुफी से जवाब देते रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार, कई बार। ये सब काहे के लिए फेरा में पड़े? ये सब कुछ आपको लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों की आदत है इधर उधर करने की, जिसको करने का उसको करने दीजिए। लेकिन हम तो बार बार कह दिए हर जगह के लोगों को, ये सब चीज के बारे में सोचिए, बाकी तो यही लोग बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने जेडीयू के भीतर मचे घमासान को सामने ला दिया है। अब विपक्षियों को मौका मिला है तो वो निशाना तो साधेंगे। चूंकि अब जनता दल यू छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आरजेडी से छोड़ के भी आए हैं, जनता दल भी छोड़ेंगे तो एक ही विकल्प है उनके पास में, एनडीए गठबंधन। लेकिन अभी कोई एनडीए के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी भी नीतीश कुमार पर जमकर आरोपों के तीर चला रही है। खुद चाह रही थी, आ रही थी ना कि नीतीश कुमार चले, रेलवे मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, फलना चला। तो बिहार के प्रभारी ने अभी आज से हफ्ता भर पहले दरभंगा में क्या घोषणा की, और हम उसके पहले बोल के गए थे मुजफ्फरपुर में कि असंभव है, कुछ चीज असंभव होता है। 2024 का चुनाव सामने है और जेडीयू के भीतर मचा घमासान तेज है। देखना होगा कि चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ऐसी कौन सी चाल चलते हैं जो नीतीश को नुकसान पहुंचा सकती है। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 2024 में कितना असर दिखाएगी ये तो समय बताएगा, मगर इसके साथ ही बात कर लेते हैं दिल्ली और दिल्ली में होने वाली सियासत की। दिल्ली के स्कूलों को शिक्षकों को विदेश भेजने को लेकर तनातनी के बाद अब प्रिंसिपल पर घमासान छिड़ गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एलजी पर प्रिंसिपल की नियुक्ति में रोक का आरोप लगाया है। एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने
126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को इन्होंने, क्योंकि सर्विसेज इनके पास है। एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है, दिल्ली सरकार के असंवैधानिक तरीके से कर रखा है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं क्योंकि एलजी साहब को सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा करने की जिद है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे, असंवैधानिक रूप से तय करेंगे, लेकिन उनको इस बात की जिद नहीं है कि वो स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती करवा दें। जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट के बीच बुलडोजर गरज रहा है। घाटी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिया। अब सियासत भरपूर है। बर्फ में लिपटे कश्मीर के बीच जेसीबी के इस ताबड़तोड़ एक्शन घाटी में हलचल पैदा कर दी है। घाटी के शहर शहर में जेसीबी बुलडोजर गरज रहे हैं, अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं अवैध दुकानें ढहाई जा रही हैं तो कहीं मकान गिराए जा रहे हैं। नेताओं, अलगाववादियों, आतंकियों की ओर से किए गए कब्जों से नामो निशान मिटाए जा रहे हैं। घाटी में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार एक्शन कई दिनों से जारी है। अकेले कुलगाम में ही 1500 कनाल जमीन कब्जे से खाली कराई गई। कुलगाम के बारे में बताया गया है कि यहाँ गरीबों को उनके मकान को डिमोलिश किया जा रहा है, या जिनको पीएमएवाई हट्स थे किसी कच्चर आइलैंड में या स्टेट लैंड में उनको डिमोलिश किया जा रहा है। मैं अवाम से यही बताना चाहूँगा ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका कोई बेसिस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं बताता चलूँ कि जो ये इंक्रोचमेंट और इविक्शन ड्राइव कुलगाम में है, इसमें किसी भी गरीब को, आम शहरी को जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उनके रहायशी मकान पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर बुलडोजर वाले इन एक्शन का विरोध भी शुरू हो गया है। सियासी पार्टियों के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी प्रशासन के कदम पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन के इस कदम को गरीब जनता के खिलाफ बता रहे हैं। रेवेन्यू एक्ट के अंडर जहां पर भी घास चराई है वहां पर ना गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ना कोई इंसान लोग कर सकते हैं, लेकिन चंद इन्फ्लुएंशियल लोगों ने अगर वहां पर किया है तो वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या उस दिन सोए हुए थे? आज कियास में है, टेंशन में है पूरी J&K की। उधर प्रशासन घाटी की महत्वपूर्ण जमीनों से कब्जा हटाने की इस मुहिम को बेहद अहम बता रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को आम जनता के फायदे वाला बता रहा है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 5 लाख कनाल जमीन, जिसकी कीमत अरबों में आती है, उतनी जमीन जम्मू कश्मीर सरकार ने उन लोगों से छुड़वाई है जो गैर कानूनी तौर पर उनके कब्जे में थी। यहां तक कि कई के लीज डीड जो है वो कैंसिल करवाए गए हैं। इस पर काफी लोगों में भी और राजनीतिक दलों में रोष है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई चलती रहेगी और जितने भी, चाहे फिर वो कार्यकर्ता हो किसी राजनीतिक दल के या फिर बड़े बड़े लोग हो जिन्होंने जबरदस्ती ये सरकारी जमीन अपने कब्जे में ली है, उनसे ये छुड़ाई जाएगी और इस जमीन का जो इस्तेमाल है वो आम लोगों के लिए किया जाएगा। लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ रहा है, इस पर सियासी हंगामा बढ़ रहा है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। अपनी दलील में दिल्ली मुंबई की जमीनों को रेगुलराइज करने का हवाला दे रहे हैं। यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और बंबई में अलग अलग सरकारों हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है और हर साल ये सिलसिला जारी है।
अगर ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कीमती जमीन का हो सकता है तो जम्मू कश्मीर ये लिबर्टी क्यों नहीं बनाई जा रही? गुलाम नबी आजाद आम आदमी को लेकर सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, घाटी में पिक एंड चूज के हिसाब से कार्रवाई न करने की बात कह रहे हैं। ये भी जरूरी है, सरकार को ध्यान रहना चाहिए कि पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। इसमें छोटे तो सब दुकानदार हों या घर वाले, उनको तो सब माफ करना चाहिए, लेकिन बड़े भी किसी भी धर्म और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन ग्रैब की है, उनको अलग अलग तराजू में नहीं तोला जा सकता। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बार बार साफ कर रहे हैं कि एक्शन में गरीबों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ रसूखों के किए गए कब्जों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन ऐसे दौर में हो रहा है जब इसी साल यहाँ चुनाव होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ऐसे में विरोधियों की ओर से ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं यूपी की तरह बुलडोजर के जरिए जम्मू कश्मीर में भी सियासी पिच तो तैयार नहीं की जा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कई राज्यों के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं 2024 को लेकर पार्टियां मुद्दे तैयार कर रही हैं और ऐसा ही एक मुद्दा यूपी में रामचरितमानस को लेकर चल रहा है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों पर छिड़ी महाभारत यूपी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हर रोज नई लड़ाई छिड़ती जा रही। कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी हो रही तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर शूद्र के बाद ब्राह्मण वाली पोस्टरबाजी हो रही है। कहीं बयानों के विरोध में दलित वर्ग रामचरितमानस का पाठ कर रहा है तो कोई अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को फांसी देने की मांग कर रहा है। कार सेवकों पे संतों को गोली मार करके सरयू नदी में डलवा दिया गया इनके द्वारा। आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश देते हैं। अगर इनमें दम है, मेरा तो सीधा चैलेंज है कि मैं ये मौर्य जी या अखिलेश जी केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। साफ है कि रामचरितमानस की चौपाइयों पर सियासत की जो चाल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने चली वो यूपी में संग्राम में बदल गई। मायावती की एंट्री के बाद बात और ज्यादा बढ़ गई। शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती ने शूद्र वाली राजनीति के बहाने अखिलेश यादव को घेरा तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब आया। उन्होंने मायावती को अखिलेश के साथ 2019 का गठबंधन याद दिलाया, अंबेडकर का हवाला दिया, हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल किया। अंबेडकर को सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद जाति उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों से साफ है कि वो इन मुद्दों पर अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। इसे लेकर यूपी में सियासी वार पलटवार जोरदार है। भारतीय संविधान हम लोगों का सबसे पूज्य संविधान है और हमारा ही नहीं पूरे राष्ट्र का सबसे वो पूज्य संविधान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित न किया जाए। हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। जय श्री राम। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को जाति वाली राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ऐसे नेताओं को प्रदेश के विकास में बाधा बता रहे हैं। देखिए, ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। डेवलपमेंट के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है जो समाज में वैमनस्यता पैदा कर सके, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि उनकी असलियत
समाज समझ चुका है। उधर रामचरितमानस पर संग्राम को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ऐसे मुद्दे से बीजेपी को सियासी फायदे की बात कर रही है। रामचरितमानस का जो मुद्दा उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। पूरे तरीके से हम कह रहे हैं, ये चुनाव को देख करके इस तरीके के स्टंट पिछले बार भी हुए हैं, इस शुरू हो गए हैं, फिर से शुरू हो गए हैं, और ये नूरा कुश्ती जैसी लग रही है। साफ है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर सियासत में शूद्र वाला शोर मचा है। अब सियासी फायदे के लिए अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित कर रहे हैं, बयानबाजी से इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।